वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं एक बार सारा का सारा कंप्लीट रिवीजन कल की क्लास का करवा देता हूँ। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है जिससे आपके पीछे की सारी एक बार आपने रिवाइज किया होगा और सारे के सारे एक बार कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएंगे। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? स्थिर विद्युत के कंप्लीट यूनिट। उस स्थिर विद्युत के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसको पढ़ा। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में हमने पढ़ा कि आवेश होता क्या है। तो आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उससे प्रभावित होता है। ठीक है, फिर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश में प्रोटॉन होता है जो अगतिशील आवेश होता है, और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन होता है जो एक गतिशील आवेश होता है। ठीक है, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान होता है, बस फर्क कितना होता है? फर्क इतना होता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था द्रव्यमान, प्रोटॉन पर द्रव्यमान अलग होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि जो कांच की छड़ थी उसको सूत के साथ रगड़ा था जिससे कांच की छड़ धनावेशित हुई थी। उसके बाद हमने प्लास्टिक अथवा एबोनाइट की छड़ थी उसको ऊन के साथ रगड़ा था, उसमें प्लास्टिक अथवा एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हुई थी। फिर हमने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग से हमें क्या पता चला था कि जो समान आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान आवेश होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आवेश का जो चीजें रह रखी है उनको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर वो आवेशित क्यों हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, उनके द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सारी क्लास को ध्यान से देखना, जबरदस्त अंदाज के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कंसेप्ट क्लियर करवाते हुए चलने वाला हूँ एक एक पॉइंट को, और 100% आपके जबरदस्त शानदार नंबर आने वाले हैं यदि आपने अभी से जबरदस्त तैयारी स्टार्ट कर दी मेरे साथ तो। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने जो आवेश पढ़ा था, उस आवेश के अंदर कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको क्लियर कर लेते हैं कि आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम को किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, ये कौन सा मात्रक है? तो यह है आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है ना? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब आवेश कैसी राशि है? आवेश एक राशि है। तो बच्चों, आवेश है वह सदिश होती है या अदिश? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सदिश और अदिश राशियां होती क्या है? वैसे तो आपने 11th क्लास में पढ़ाई होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि सदिश राशियां वो होती हैं जो परिणाम, परिमाण और दिशा दोनों दिखाते हैं, वह होता है सदिश। और जिनकी दिशा नहीं होती है वह होती है अदिश। तो आपको बताइए कि आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्योंकि आवेश को हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि 2 कूलम आवेश उत्तर दिशा में जा रहा है, 5 कूलम आवेश दक्षिण दिशा में जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, आवेश की कोई दिशा नहीं होती है, इसीलिए आवेश एक
अदिश राशि है। ठीक है, अब आता है कि आवेश की सीजीएस इकाई क्या होती है। तो देखो, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्थित गुलाम, स्टेट गुलाम। स्टेट गुलाम को आप फ्रैंकलिन भी कहते हैं इसे। और एक और मजे की बात बता दूं कि जो फ्रैंकलिन है यह आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना। और एक गुलाम बराबर कितना होता है। तो एक गुलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। अब ESU क्या होता है। ESU यही होता है स्टेट गुलाम। ठीक है, तो आवेश के जो भी जितने बातें आ सकती है एग्जाम में वो मैंने सारी की सारी बता दी। कल आवेश की परिभाषा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सब कुछ बताया। और आज मैंने जो इसकी कुछ पॉइंट बचे हुए थे जैसे मात्रक है, विमा है, विमा, और बता देता हूँ कि आवेश की विमा क्या होती है। विमा, आवेश की विमा क्या होती है। तो आवेश की विमा होती है A1 T1, A1 T1। ठीक है, ये आवेश की विमा आई कैसे। वैसे तो आपने 11th क्लास में पढ़ाई होगा कि हम विमा कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। ठीक है, आई क्या होता है। धारा होती है, धारा को हम ए से डिनोट करते हैं। टी क्या होता है, टाइम होता है, इसलिए टी को टी से डिनोट करते हैं। तो A1 और T1 आवेश की विमा हो गई। ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब सारी सारी चीजों को आप नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं वो आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब लिखो एक नई हेडिंग, वस्तुओं को रगड़ने पर वस्तुएं आवेशित क्यों हो जाती है। अब देखिए, जब आप वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित क्यों हो जाती हैं। तो इसका मेन रीजन होता है कि जब आप वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु हो जाती है धनावेशित, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह हो जाती है ऋणावेशित, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ठीक है, तो लिखो वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिस
वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित धनावेशित का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह वस्तु ऋणावेशित। ऋणावेशित का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। वस्तु को रगड़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, वह वस्तु धनावेशित होती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं वस्तुओं को रगड़ने पर किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यह किस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब एक क्वेश्चन है ये आपके सामने कि वस्तुओं को रगड़ने पर किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यह किस पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, यह है विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब विद्युत ऋणता क्या होता है, वैसे तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा विद्युत ऋणता क्या होता है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ विद्युत ऋणता होती क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणता। ठीक है ना। जब वस्तु को रगड़ते हो तो ये तो होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, ए से निकल रहे हैं वस्तु इलेक्ट्रॉन या फिर बी से निकल रहे हैं। ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है विद्युत ऋणता पर। अब बात आती है कि विद्युत ऋणता होती क्या है। विद्युत ऋणता होती है नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने की जो क्षमता होती है वही होती है विद्युत ऋणता। जैसे ये नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नाभिक का जैसे एक अक्षर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के द्वारा जितनी जैसे मजबूताई या जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से बांधने की जो क्षमता है वही होती है विद्युत ऋणता। वही क्या होती है, विद्युत ऋणता। अब जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी, कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से नाभिक के साथ बंधा रहेगा। अब नाभिक के साथ
जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इलेक्ट्रॉन बंधा रहेगा उतना ही क्या होगा कि वह निकल कर नहीं जाएगा, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता अधिक है, वह एक स्ट्रॉन्ग तरीके से नाभिक के साथ बंधा हुआ है। इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन निकल कर नहीं जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल कर नहीं जाने वाला है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब है कि वह वस्तु ऋणावेशित है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आराम से समझोगे तो समझ में आएगा। एक बार फिर से बताता हूँ कि किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं और किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, यह किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है विद्युत ऋणता पर। क्योंकि हम ये तो पढ़ते हैं कि इस वस्तु से कल मैंने आपको बनाया था ना, कांच की छड़ को सूत के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। उसमें सूत क्यों नहीं हुआ धनावेशित? इसका रीजन यही है कि विद्युत ऋणता। अब जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होने वाली है, अब विद्युत ऋणता होती क्या है कि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने की जो क्षमता होती है वही विद्युत ऋणता होती है। अब विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है बहुत ही मजबूत या स्ट्रॉन्ग तरीके से नाभिक के साथ बंधा रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से नाभिक के साथ बंधा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा ही नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह क्या होता है? वह ऋणावेशित होता है। ठीक है ना? तो अब आपको मैं एक टेबल निकालने वाला हूँ। ठीक है? उस टेबल में क्या है कि जैसे कल हमने देखा था ना, कांच, फर, एमोनाइट, है ना, इनको आपस में रगड़ने पर किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं और किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, यह पता करने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहले लिखो फर, फनेल, मोम, कांच, ऊन, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर और एक एबोनाइट। अब इसमें क्या होने वाला है? जो मैंने आपको लिखाया, फर, फरेल, मोम, कांच, ऊन, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर और एबोनाइट। इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट है कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाने वाले हो ना, जैसे इसमें ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है? विद्युत ऋणता, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ बंधे रहने की क्षमता, तो वह विद्युत ऋणता बढ़ती है। ठीक है? आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, फर, फनेल, मोम, कांच, ऊन, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर और एबोनाइट। इनमें क्या होता है? जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो ना तो क्या होगी? विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी। जैसे मोम की विद्युत ऋणता कम है, कागज की विद्युत ऋणता अधिक है। कांच की विद्युत ऋणता कम है किसकी तुलना में? ऊन की तुलना में कांच की विद्युत ऋणता कम है, लेकिन मोम से अधिक है। समझ में आई होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो एक बार मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखो यहाँ पर एक, तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक ले लिया मानव शरीर। ये जो मानव शरीर, इस मानव शरीर को मैंने लकड़ी के साथ रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन किस में स्थानांतरित होने वाले हैं ये बताइए। आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, वीडियो को रोककर। क्वेश्चन है, मानव शरीर को
लकड़ी के साथ रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन किस, या फिर ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन रगड़ने पर कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। रगड़ने पर कौन सी वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल को देखो। जो मानव शरीर है उसकी विद्युत ऋणता क्या है, लकड़ी की तुलना में कम है। ठीक है, क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। तो मानव शरीर की विद्युत ऋणता है वह लकड़ी से क्या है, कम है। अब विद्युत ऋणता कम है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन है वह कम स्ट्रॉन्ग तरीके से, ज्यादा नाभिक के साथ बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि विद्युत ऋणता मानव शरीर की कम हो गई लकड़ी से, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल कर चला जाएगा। ठीक है, इसी के विपरीत देख लो आप कि लकड़ी की जो विद्युत ऋणता है वह क्या है, मानव शरीर से अधिक है। जब लकड़ी की विद्युत ऋणता मानव शरीर से अधिक है, इसका मतलब लकड़ी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर नहीं जाने वाला है। तो लकड़ी के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉनों की लकड़ी के पास अधिकता है, इसका मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वह वस्तु ऋणावेशित होती है। तो लकड़ी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी पर आवेश कौन सा होगा, लकड़ी पर आवेश होगा ऋणावेश। ठीक है, और मानव शरीर पर आवेश कितना होगा, शरीर पर आवेश क्या होगा, मानव शरीर पर आवेश कितना होगा, वह होगा पॉजिटिव आवेश होगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि लकड़ी की क्या थी, लकड़ी की विद्युत ऋणता अधिक थी। लकड़ी की विद्युत ऋणता अधिक थी, और विद्युत ऋणता यही होती है कि नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉनों को बंधे रखने की क्षमता। जब विद्युत ऋणता अधिक थी तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बंधे हुए थे। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग तरीके से बंधे हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल कर जाने वाले है ही नहीं। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह होता है ऋणावेशित। दूसरा, फिर मानव शरीर में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ज्यादा विद्युत ऋणता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल कर चले जाएंगे, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह हो जाती है धनावेशित। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुए होंगे। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको धीरे धीरे एक बार दो बार रिवीजन करोगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार फिर से पॉज करके वीडियो को देख लेना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा। ठीक है ना। अब हम क्या कर पढ़ने वाले हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि वस्तुओं को जब रगड़ते हो, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान में क्या चेंज आता है। ठीक है ना। जब आप वस्तुओं को, जैसे यहाँ पर हम वस्तु को रगड़ते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है वह पढ़ने वाले हैं। तो लिखो, वस्तुओं को रगड़ने पर उनके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है कि जब आप वस्तुओं को रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉनों का तो स्थानांतरण होने वाला है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं वह धनावेशित होगी,
और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान में कमी आने वाली है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उनमें द्रव्यमान की वृद्धि होगी। ठीक है ना। वैसे एक और आसान एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे ये तुला है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इस साइड 3 बंदे बैठे हुए हैं, उन बंदों का नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इस साइड भी क्या है, 3 बंदे बैठे हुए हैं जिनका नाम ही है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक निकला और एक इस साइड जाकर बैठ गया, तो यहाँ पर 4 बंदे हो गए, द्रव्यमान वैसे ही बढ़ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 बंदे हो गए, इसका मतलब इसका द्रव्यमान कम हो गया। ये तो नॉर्मल अपने तरीके से समझाया गया है। बाकी आपको याद रखना है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं उसके अंदर द्रव्यमान की कमी होगी और वह धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें द्रव्यमान की वृद्धि होने वाली। ठीक है ना, लिखो। वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके द्रव्यमान में कमी तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन नहीं, जिस वस्तु पर या जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वह वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा। वह नहीं, उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, आई थिंक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी अब तक। ठीक है, अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे एक बार आपके आवेश और द्रव्यमान उन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कब पॉजिटिव आवेश, एक न्यूमेरिकल करेंगे, नॉर्मल छोटा सा न्यूमेरिकल है, द्रव्यमान में कितनी कमी हुई, आवेश में कितनी कमी हुई, कहाँ पॉजिटिव साइन आया, कहाँ नेगेटिव साइन आया। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक वस्तु ए से बी में 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता
ए से ए और बी के द्रव्यमान और आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों, हो सकता है थोड़ी बहुत आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ठीक ठाक लिखने की। बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त अंदाज में क्लियर होने वाले हैं ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सबसे पहले हम आवेश देख लेते हैं कि वस्तु ए से बी में 10⁻15 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो वस्तु ए पर अंतिम आवेश कितना हो जाएगा? अंतिम आवेश, वस्तु ए पर अंतिम आवेश क्या हो जाएगा कि 10⁻15 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। 10⁻15 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 गुना। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का ए से बी में स्थानांतरण होगा। ए से इतने इलेक्ट्रॉन बी में जा रहे हैं, इसका मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ए पर अंतिम आवेश हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, ए पर अंतिम आवेश क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻−19। तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻15 माइनस का 4 हो जाएगा। 19 से ये घटाओगे तो 19 में से 15 गया 4 गुना। ए पर अंतिम आवेश कितना हो जाएगा? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻−19 -4 गुना। ठीक है, बी पर अंतिम आवेश क्या हो जाएगा? इसी प्रकार वस्तु बी पर अंतिम आवेश, बी पर अंतिम आवेश कितना हो जाएगा? तो बी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि बी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, तो वह क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। ठीक है, तो बी में ऋणावेश कितना? माइनस का चिन्ह लग जाएगा और आवेश सेम रहने वाला 1.6 इंटू 10⁻−4 गुना हो जाएगा। सेम इसी प्रकार करने वाला है, क्योंकि केवल साइन चेंज होता है। ए से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया, और बी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन हो गया। अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान में क्या चेंज आता है। तो वस्तु ए के द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, क्यों होगी द्रव्यमान में कमी? क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो द्रव्यमान में कमी होने वाली है। और कितनी कमी होने वाली है? तो 10⁻15 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? वह मैंने आपको कल बताया था, 9.1 इंटू 10⁻−31 गुना। तो एक के द्रव्यमान में कमी कितनी होने वाली है? तो 15 माइनस की 31 में से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस का 16, तो 9.1 इंटू 10⁻−16 गुलाम। इतने गुलाम तो नहीं होगी, क्योंकि द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻−16 किलोग्राम की एक ही वस्तु में तो क्या होने वाली है? कमी, क्योंकि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसी प्रकार वस्तु बी के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों होने वाली है? क्योंकि जो बी है उस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब वृद्धि कितनी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10⁻15, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? 9.1 इंटू 10⁻−31। सेम इसी प्रकार है, तो इतनी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी।
यहाँ पर वर्ग दिया और यहाँ पर कमी है। ए के द्रव्यमान कमी होगी, कितनी कमी, इतनी कमी। बी के द्रव्यमान वृद्धि होगी, कितनी, इतनी ही वृद्धि होने वाली है। ठीक है ना। आई थिंक सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब आज का जो सेशन है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई थिंक पूरी क्लास आपको जबरदस्त अंदाज में समझ में आई होगी। मैंने सारी की सारी कल की क्लास का रिवीजन करवा दिया। आज मैंने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करना। कल मैं आऊंगा तो एक बार रिवीजन करवा के उन दोनों क्लासों का फिर हम थर्ड क्लास को स्टार्ट करेंगे। जितना ज्यादा हमारा रिवीजन होगा ना, आपको चीजें क्लास की क्लास में ही रट जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए पढ़ते रहिए, जबरदस्त मेहनत करते रहिए। आपको जबरदस्त 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आना है तो तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि तैयारी 1 2 3 महीने में नहीं होने वाली है। तैयारी अभी स्टार्ट करोगे तब आप फाइनल जाकर 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आओगे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।